हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज की इस सीरीज़ में रेंज निकालने की सीरीज़ में कुछ नया होगा और उस नए पे बात करेंगे। तो देखना, पिछली क्लास का एक बार रिकैप करते हुए हम लोग आगे बढ़ें। पिछली क्लास में मैंने आपको ये बताई थी कि जब भी हम अगर रेंज निकालना चाहते हैं तो पहले हमें डोमेन निकालना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो वैल्यू x की फंक्शन के अंदर जा रही हैं उन्हीं के बदले में y की वैल्यू निकल के आती हैं। दैट इज़ कॉल्ड रेंज। तो ज़रा देखना, पिछली क्लास का एक बार रिकैप करा दूं मैं आपको। मैंने ये बताया था देयर आर फ्यू पॉइंट्स विद रिगार्ड टू फाइंड रेंज। पहला पॉइंट ये था कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है उसकी डोमेन चेक करेंगे हम। अगर डोमेन उसका रियल नंबर या रियल में से कुछ फाइनाइट पॉइंट हटा के है तो उस केस में जो रेंज निकाली जाती है वो y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे और फिर y की उन वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे जिनके लिए x डिफाइंड है। तो एक एग्जांपल इसका मैंने ये कराया था, जरा देखना। कभी क्वेश्चन आपसे बोले इसकी रेंज निकालिए तो बच्चों इसकी रेंज उसी तरीके से निकलेगी। हियर इन द केस यू मस्ट बी लुकिंग एट कि इसकी डोमेन रियल नंबर है तो इसमें से x को y लेट करेंगे, फिर x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करके ऐसे रेंज निकलेगी। दूसरा पॉइंट जो मैंने डिस्कशन में लिया था वो ये था कि अगर डोमेन फंक्शन की कभी कुछ पॉइंट्स आती है, जैसे 1 2 3 वैल्यूज़ निकल आई, तो उन 1 2 3 वैल्यूज़ को हम फंक्शन के अंदर डालेंगे और उनके डालने पर जो y की वैल्यू क्या आ रही हैं वो रेंज हो जाएगी। इसमें देखना बच्चों, मैंने एग्जांपल ये दिया था आपको, इसकी रेंज निकालिए लाइक दिस। तो ये एक क्वेश्चन था जिसमें डोमेन जो आती है वो फाइनाइट पॉइंट्स आते हैं और उन फाइनाइट पॉइंट्स को हम फंक्शन में डाल देते हैं तो वो उसकी रेंज बन जाती है। अगला पॉइंट जो बच्चों डिस्कशन में लिया गया था, अगर डोमेन एक फाइनाइट इंटरवल है ऐसा हो का एग्जाम्पल मैंने ये लिया था। अगर सपोज करिए छोटा सा एक एग्जाम्पल, इसकी हमें रेंज निकालनी है तो हमने क्या काम करा था कि पहले इसकी डोमेन निकाली थी और आई रिमेंबर वेल कि इसकी डोमेन आई थी -3 से 3। तो इसको मैक्सिमा मिनिमा का यूज करके हम रेंज निकालते हैं, यानी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं, 0 के इक्वल रख देते हैं, वहाँ से कुछ वैल्यू निकल के आती है। उन वैल्यूज़ को देखते हैं कि जो वैल्यूज़ निकल के आई हैं वो उस डोमेन के अंदर हैं कि नहीं जो आपने निकाली हुई है। अगर डोमेन के अंदर हैं तो हम उन सारी वैल्यूज़ को फंक्शन में ले जाके डाल देते हैं और सबसे छोटा आंसर क्या आ रहा है, सबसे बड़ा आंसर क्या आ रहा है, इस चीज़ को गौर करते हैं और फिर रेंज बता देते हैं। सबसे छोटी वैल्यू लेफ्ट में, सबसे बड़ी वैल्यू राइट। ये चीज़ भी आपके सामने पिछली क्लास में लाई गई थी। एक पॉइंट और बताया गया था बच्चों, ध्यान हो तो आपको, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर f(x) फंक्शन इंक्रीज कर रहा है a से b की डोमेन में तो उसकी जो रेंज निकलती है वो निकलती है fa से लेके fb ऐसे करके। और अगर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो उसकी जो रेंज निकलती है तो देखना उसकी जो रेंज जाती है वो f(b) से लेके f(a) तक जाती है। तो ये बात भी हमारे डिस्कशन का पार्ट थी पिछले लेक्चर में। अब यहाँ से आगे स्टूडेंट्स मैं आगे चलूँगा और आपको इसको बढ़िया से समझेंगे। सो टुडे माय क्लास स्टार्ट फ्रॉम दिस नेक्स्ट पॉइंट। तो ये पॉइंट हमने कितने पॉइंट हुए, 1 2 3 4 पॉइंट्स का डिस्कशन लास्ट लेक्चर में किया था। टुडे आई एम मूविंग ऑन पॉइंट नंबर 5। पॉइंट 5 कैसे डोमेन निकलेगी, रेंज निकालेंगे, वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ। तो लिखना पॉइंट नंबर 5 इज दिस। पॉइंट नंबर 5, range of composite functions, range of composite functions, इसकी रेंज कैसे निकालते हैं वो चीज़ आपके सामने अब आएगी। देखना, इसका बड़ा सिंपल सा लॉजिक है स्टूडेंट्स। कैसा, जरा ध्यान देना। कोई फंक्शन दिया हुआ, मैं एक क्वेश्चन से, एग्जांपल से ही आपको सामने लाता हूँ। क्वेश्चन कहता है फाइंड द रेंज, find the range of f(x) is equal to log fractional x square minus 3 fractional x plus 2। इसकी रेंज निकाली। स्टूडेंट आपको देखना होगा कि ये लॉग फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन पड़ा हुआ है। रूल ऑफ लॉ क्या है कि पहले आप इसकी रेंज निकालेंगे और उसके आगे लॉग लगाएंगे। ये है इसका रूल ऑफ लॉ टू बी फॉलोड कि पहले जो पीछे वाला फंक्शन है सबसे लास्ट वाला उसकी रेंज निकाल दो, फिर उसके आगे फंक्शन लगाने हैं आपको। तो फंक्शन लगाते टाइम एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि जो फंक्शन लगा रहे हैं या हटा रहे हैं, अगर इंक्रीजिंग नेचर का है
तो इनइक्वलिटी के निशान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फंक्शन की नेचर डिक्रीजिंग है और वो आपने लगा दिया उसके आगे दोनों साइड इनइक्वलिटी के, या हटा लिया, तो उसका साइन उल्टा हो जाता है। इस पॉइंट पे कवर करूंगा मैं आज की क्लास को, जरा देखें। आगे बढ़ता हूं। पहले मैं सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसकी रेंज निकालता हूं। एक्स फ्रैक्शनल एक्स का स्क्वायर माइनस 3 फ्रैक्शनल एक्स प्लस 2। लास्ट लेक्चर में इसकी रेंज निकाली थी परफेक्ट स्क्वायर करके, तो देखिएगा ये कैसे आगे बढ़ेगा। दिस इज -1/4। इसको हमने कैसे समझा था, फ्रैक्शनल एक्स की वैल्यू 0 से बन जाती है स्टूडेंट्स। इसमें से -3/2 कर दिया, दोनों साइड से माइनस, तो ये -1/2 हो गया। यहाँ पे दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, तो फ्रैक्शनल एक्स -3/2 का स्क्वायर, स्क्वायर करने पर ये वैल्यू 1/4 हो गई और ये वैल्यू 9/4 हो गई। इसमें से 1/4 दोनों साइड हमने माइनस कर दिया इस साइड में से, तो फ्रैक्शनल एक्स -3/2 का स्क्वायर -1/4। इधर से भी 1/4 माइनस कर दिया, तो 8/4 2 बचेगा, और इधर से 1/4 0। तो देखना बच्चों मैं क्या कह पा रहा हूँ यहाँ पे, फ्रैक्शनल एक्स स्क्वायर थ्राइस फ्रैक्शनल एक्स प्लस 2, इसकी जो रेंज है वो चली गई ऐसे। अब इसके आगे लॉग लगा दो, और लॉग की नेचर यहाँ बेस ई से ई है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये इंक्रीजिंग नेचर का है। तो इसके आगे जब मैं लॉग लिख दूंगा दोनों साइड में, ध्यान दीजिएगा आप अच्छे से, तो इस साइन बिना चेंज हुए ऐसे हो गया ये। तो इसका फाइनल आंसर लिख रहा हूं बच्चों, देखिएगा अब ये क्या रहा, एक्स स्क्वायर 3 फ्रैक्शनल एक्स प्लस 2, इसकी वैल्यू log 2 से लेके log 0 -∞ के करीब। तो फाइनल आंसर मैं ऐसे लिख पा रहा हूं। ये मतलब होता है कंपोजिट फंक्शंस की रेंज निकालने का, ये समझना होता है। तो देखना हमने क्या काम करा, पहले इसकी रेंज निकाली, इसकी रेंज आ गई 0 से लेके 2, इसके आगे लॉग रख दिया, और इस लॉग की जो नेचर है वो इंक्रीजिंग होती है अगर बेस 1 से बड़ा हो। तो हमने लॉग लगा दिया इसके आगे, तो इस इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, log 0 -∞ के इक्वलेंट हो जाता है, और log 2 एज सच, ये इसकी रेंज आ गई। तो दिस इज हाउ द रेंज ऑफ composite functions is calculated. Now I move on to next. One more example. देखिए आप, आगे एग्जाम्पल अगला डाल रहा हूं मैं। कभी क्वेश्चन कहता है फाइंड द रेंज ऑफ cot इनवर्स log 4/5 5x² - 8x + 4, इसकी रेंज निकालिए। तो बच्चों देखना, रूल ऑफ लॉ, यहाँ 3 फंक्शंस का आप सामना कर रहे हैं। सबसे पहले तो कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है 5x² - 8x + 4, उसके बाद में फिर लॉग लगा हुआ है, पहले इसकी रेंज निकाली जाएगी, उसके बाद में इसको लगा दिया जाएगा, ये समझते हुए, ये जानते हुए कि ये इंक्रीजिंग नेचर है या डिक्रीजिंग, फिर उसके आगे कॉट इनवर्स लगा दिया जाएगा। तो ये सब हमें करना है। तो जरा देखना, पहले सबसे पहले इसकी रेंज निकालता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। 5x² - 8x + 4, इसकी रेंज निकालने का तरीका परफेक्ट स्क्वायर वाला सबसे अच्छा होता है, मैंने बताया था आपको, लाइक दिस। परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा इसको, ऐसे लिख दिया गया। आगे और बढ़ेंगे, अभी ऐसे हो गया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों टर्म्स को। तो देखना इसकी कम से कम वैल्यू 0 होगी स्टूडेंट्स, तो इसका कम से कम आंसर आएगा 4/5, से आगे कुछ भी इन्फिनिटी तक जाएगा, ये इसकी रेंज हो गई। तो देखना मैंने इसकी रेंज निकाल दी है बच्चों, ध्यान से देखना, इसकी रेंज जो निकल गई वो निकल गई 4/5 से लेके इन्फिनिटी तक। अब इसके बाद मेरे को ये फंक्शन लगा देना है इसके आगे दोनों साइड। अब ये लॉग की इसकी फंक्शन की जो आप लगाने जा रहे हैं उसकी नेचर को चेक करना पड़ेगा। ये इसका बेस 1 से छोटा है तो इसकी नेचर डिक्रीजिंग है। बच्चों देखना यहाँ पे समझना है इसको, लॉग जब 1 से छोटा होता है तो इसका ग्राफ ऐसे होता है, यानी वैल्यू बढ़ाने पे ये नीचे गिरता जाता है।
ये 1 से छोटा ग्राफ है, बेस जब 1 से लेस होता है तब की बात है ये, और बेस जब 1 से बड़ा होता है तो इसका ग्राफ ऐसे चलता है, ये इंक्रीजिंग नेचर का होता है। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, वहाँ पे बेस 1 से बड़ा था तो हमने इसको ऐसे ड्राइव किया था। तो गौर से देखना इसको, ये आपका ये जो ग्राफ है लॉग बेस 1 से छोटा होता है तो इसका ग्राफ ऐसे चलता है, ऐसे डिक्रीजिंग नेचर का है। तो इसके आगे मैंने log 4/5 लगा दिया, इधर भी लगाना पड़ेगा log 4/5। ये डिक्रीजिंग नेचर का है, ध्यान रखना। तो इस वैल्यू को इधर लेगा ये log 4/5 बेस में और आगे भी, और इस वैल्यू को इधर लेगा लाइक दिस। इनइक्वालिटी चेंज हो गई क्योंकि डिक्रीजिंग नेचर का है। ठीक करेंगे इसको तो ये बन गया आपका 5x², 8x + 4, ये 1 हो गया। इधर देखिएगा ये log इन्फिनिटी है, दिस इज हियर इन्फिनिटी। ये वाली चीज इधर आ गई, कहने का मतलब ये है ऐसे। और ये log इसकी वैल्यू यहाँ डालनी है। आप देखना जब इसके अंदर x की वैल्यू इन्फिनिटी पर चली जाएगी, बहुत बड़ी वैल्यू डाल देंगे तो आंसर उतना ये ग्राफ नीचे लौटता जाएगा, तो इसकी वैल्यू -इन्फिनिटी हो गई है। इसके बाद चलिए अब ये कॉट इनवर्स लगाना है हमें इसके आगे। अब कॉट इनवर्स का नेचर कैसा है आपको पता है, fx कॉट इनवर्स x है, तो इसका डेरिवेटिव अगर हम कर देते हैं तो आंसर क्या आता है, ये आता है <0, डिक्रीजिंग नेचर का है ये। यानी फंक्शन की नेचर जो हम तैयार करते हैं वो डिफरेंशिएट करके चेक करते हैं। डिफरेंशिएशन कर दो, अगर <0 है इंक्रीजिंग नेचर होती है, और अगर <0 है तो डिक्रीजिंग नेचर होती है। तो देखना अब मैं इसके आगे कॉट इनवर्स लगा रहा हूं, कॉट इनवर्स लगा रहा हूं मैं इसके आगे। तो यहां ये अब इनइक्वालिटी चेंज करेगा, ये कॉट इनवर्स इस वाली टर्म के लिए आंसर इधर लेफ्ट में देगा ऐसे, और इसके लिए आंसर राइट में देगा ऐसे करके, कॉट इनवर्स -इन्फिनिटी लाइक दिस। अब बच्चों इसको सॉल्व कर दो जरा, देखना ये तो π/4 हो गया, और ये क्या रहेगा, कोई चेंज मत करिए इसमें, 5x² - 8x + 4। ये देखना अब यहाँ पे ये वैल्यू आपको पता है कॉट इनवर्स -इन्फिनिटी पाई - कॉट इनवर्स थीटा होता है। ये वैल्यू कितनी हो जाती है, इसको फाइनल कर दो, ये हो जाएगी पाई - इन्फिनिटी कॉट 0 पे होता है, तो ये ऐसे हो गया। यानी इधर से केवल पाई बचा आपका, और इधर से π/4, और ये फंक्शन हो गया जिसकी नेचर निकाल रहे हैं आप, जिसकी रेंज निकाल रहे हैं। तो गौर से देखना बच्चों, इसका आंसर मैं आपके सामने क्या लिख पा रहा हूं, लाइक दिस। π/4 से पाई इसका आंसर होगा। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द रेंज ऑफ कंपोजिट फंक्शन। लॉजिक बड़ा सिंपल है इसमें, बात को भी और मैं समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे कभी इस तरह का क्वेश्चन आपका सामना हो तो you will be in the position to solve it. Now I move forward. Question number next 3 पर चल रहा हूं मैं। क्वेश्चन कहता है कभी इसकी रेंज निकालिए, फाइंड द रेंज ऑफ fx = cos इनवर्स 1 + 2x² अपॉन 1 + x²। ध्यान दीजिएगा, ऐसे करके हम लोग आगे चल रहे हैं। बच्चों ध्यान देना, इसकी सबसे पहले इसमें कंपोजिट फंक्शन है तो पहले इसकी रेंज निकाली जाएगी। इसकी डोमेन चेक करेंगे पहले। तो देखना पहले मैं इसकी डोमेन में इसको चेक कर रहा हूं, तो ये 1 + 2x² अपॉन x² + 1 इसकी डोमेन रियल नंबर है, इसलिए इसको रिवर्सल लॉ लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। x² बाहर लाइए, ऐसे कर दे, x² की वैल्यू निकाल दी यहाँ से। आपको पता है बच्चों LHS इसकी पॉजिटिव है, इसका मतलब RHS को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो देखना यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि ये जो RHS लिखी हुई है 1 - y/-2 इसको 0 से बड़ा होना पड़ेगा।
इसका क्या मतलब हुआ, एक ऊपर से माइनस कॉमन लेते हैं बच्चों, ये ऐसे हो गया, वेवी कर्व का यूज कर दिया। आंसर नेगेटिव देना है तो इसका आंसर आ गया 1 से 2। ये इसकी रेंज निकल आई स्टूडेंट्स। अब मेरे को इस फंक्शन को ले जाके इसके आगे लगा देना है, तो लगाने से पहले इसकी नेचर चेक करेंगे। तो नेचर चेक करने के लिए आपको पता है कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव ऐसे होता है, ये लेस देन 0 है, डिक्रीजिंग नेचर का है, यानी इनइक्वलिटी के निशान को चेंज करेगा ये। तो देखना अब इस बात को मैं यहाँ कैसे लिख रहा हूँ। इसकी जो रेंज निकाली आपने, इसकी रेंज आ गई है 1 से 2। स्टूडेंट इसके आगे कॉस इनवर्स जैसे ही आप लगाओगे तो ये इनइक्वलिटी बदलेगा, इधर आएगा ये कॉस इनवर्स 1 इधर आएगा और कॉस इनवर्स 2 इधर आएगा। अब जरा यहां बड़ी समझदारी वाली बात ध्यान देनी है आपको। दिस इज कॉस इनवर्स इनफैक्ट। तो देखना एक बात यहां बड़ी जबरदार तरीके से आपको समझनी है। कॉस इनवर्स की, इसको थोड़ा सॉल्व कर देता हूं। कॉस इनवर्स, इसकी जो रेंज आ गई है बच्चों, देखना ये 0 हो गया और ये हो गया कॉस इनवर्स 2। एक बात आपको पता है कि कॉस इनवर्स थीटा की जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है, यानी छोटे से छोटा 0 होता है। तो ये कह रहा है 0 से पीछे जाना है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो देखना इसकी रेंज जो हो गई फाइनल, इसकी जो रेंज हो गई बच्चों वो 0 हो गई, क्योंकि कॉस इनवर्स में जो रेंज आती है वो 0 से पाई तक जाती है। और ये हमें यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि इसकी रेंज 0 से पीछे है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको जहाँ तक सही है उस बात को मानेंगे, यानी इसकी रेंज हमने निकाल दी 0। दिस इज द आंसर, दिस इज द रेंज ऑफ द क्वेश्चन। देखना इस बात को अगर मैं ऊपर एक बार यूज कर लेता, जो लिखा हुआ है cos इनवर्स 1 + 2x² बाई 1 + x²। cos इनवर्स के पीछे जो x होता है, ध्यान से देखना बच्चों, ऐसे भी जा सकते हैं मगर तेज दिमाग बच्चा लगाता है तो कैसे, 1 + 2x² अपॉन x²। cos इनवर्स थीटा में, थीटा ये जो होता है इसकी वैल्यू -1 से 1 होती है। तो देखना ये छोटी से छोटी वैल्यू 0 देगा, x² छोटे से छोटा 0 होता है, तब इसका आंसर 1/1 मीन्स 1 आ जाएगा। और cos इनवर्स 1 0 हो गया, तो इसका आंसर 0 डायरेक्टली भी हम तैयार कर सकते हैं। cos इनवर्स x, sin इनवर्स x, इनके पीछे जो x होता है वो वैल्यू -1 से बन जाती है। तो हम सीधे भी यहाँ पे दिमाग लगा सकते हैं कि भाई इसके अंदर ये वैल्यू x² छोटा से छोटा 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 1/1 cos इनवर्स 1, तो आंसर 1 होगा। और cos इनवर्स 1 0 होता है। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द रेंज डायरेक्टली। और देखते हैं बच्चों, और चलते हैं इस सेक्शन में। ये सेक्शन कंपोजिट फंक्शंस की रेंज निकालने वाला सिखा रहा हूं मैं आपको। नाउ कम टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखना कभी क्वेश्चन आपके सामने आए, फाइंड द रेंज ऑफ साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x² - ½ प्लस कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x² + ½ इसकी रेंज निकालिए। क्वेश्चन इज दिस। तो बच्चों ये बात आपके सामने हो गई है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिड ट्राई टू फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। x की कौन सी वैल्यू जिसके अंदर जाएंगी वो बात पहले हम पता करें। तो मैं इसकी डोमेन निकालता हूं पहले। देखिए आप, डोमेन, इसके अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है बच्चे वो -1 से बन जाती है। इसको सिंप्लीफाई करा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर प्रॉपर्टीज में सारी बातें बता दी गई हैं आपको। ये क्या बन गया देखिए जरा, -1/2। x² की वैल्यू छोटी से छोटी 0 से शुरू होती है, ये इसकी डोमेन तैयार हो गई पहले फंक्शन की। इसके साथ हमें इसकी डोमेन निकालने की, इसका कॉमन पार्ट लेना होगा। तो सेम थिंग विल बी डन हियर एज वेल। इसमें ग्रेटेस्ट का फंडा लगा दिया गया। ये वैल्यू आपकी ऐसे हो गई लाइक दिस। यहां से देखना x² छोटे से छोटा 0 होता है,
ये इसकी डोमेन दूसरे वाले की निकल आई। दोनों का कॉमन ले लेता हूँ मैं। दोनों का कॉमन देखिएगा कैसे, 3/2 5/2। पहली रिपोर्ट है 0 से 5/2 तक चलना है यहाँ तक। दूसरी रिपोर्ट है 0 से लेके 3/2 तक चलना है। तो दिस विल बी द कॉमन पार्ट। तो यहाँ से मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से लेके 3/2 तक गई। दिस इज द कॉमन डोमेन। अब इसमें से x की वैल्यू भी निकालेंगे हम लोग। तो देखना एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से लेके 3/2 तक गई है। ऐसे करके ये इसकी डोमेन आ गई। अब समझना आप इसको, क्योंकि मैं इसमें से x की वैल्यू इसलिए नहीं निकाल रहा हूं क्योंकि यहां पर भी सीधे एक्स स्क्वायर की वैल्यू ही डाल देनी है, इसलिए। तो देखिए अब चलता हूं मैं। ये जो फंक्शन रेंज के लिए दिया हुआ है उसको देखना मैं थोड़ा सा ऐसे लिख रहा हूं। ये जो चीज लिखी हुई है इसको देखना मैं ऐसे लिख देता हूं, ऐसे करके। यानी इसको दूसरे ब्रैकेट जैसा बना दिया मैंने, प्लस हाफ कर दिया, फिर न्यूट्रल भी कर दिया इसको। और लास्ट वाले ब्रैकेट को कुछ ना बोलिए, लाइक दिस। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इंटीजर लिखा हो तो वो बाहर निकल आता है। तो देखना मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, ऐसे लिख दिया। और इस वैल्यू को कुछ नहीं बोलना मुझे। दिस विल बी एज सच अंडर ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब देखना बच्चों, यहां पर एक बात समझनी है आपको। इस वाली टर्म को एक बार मैं सामने ला रहा हूं आपके। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से 3/2 गई। इसमें अगर मैंने हाफ ऐड कर दिया तो आंसर हाफ से लेके ये हाफ ऐड कर देंगे तो ये 2 हो गया इधर। अब इसकी इंटीग्रल वैल्यूज की बात करूं मैं, तो गौर से देखना, इसमें इंटीग्रल वैल्यूज की बात करूं तो ये इंटीग्रल वैल्यूज जगह एक्स स्क्वायर प्लस हाफ की वैल्यू हाफ से लेके 2 तक जा रही है। तो इंटीग्रल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। अब इन वैल्यूज को मैं बारी बारी से यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। तो देखिएगा पहला पार्ट दिखा रहा हूँ आपको। अगर ग्रेटेस्ट एक्स स्क्वायर प्लस हाफ की वैल्यू 0 ले ली, यहाँ पे डालिए तो ये क्या बन गया, साइन इनवर्स -1/2 और कॉस इनवर्स 0। ये -π/2 हो गया, ये +π/2 हो गया। आंसर 0 आ गया बच्चों इसका एक। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस हाफ की वैल्यू 1 ले लेता हूं तो क्या रिजल्ट आएगा, उसे देखिए, उसे दिखाता हूं मैं आपको। अगर एक्स स्क्वायर प्लस हाफ की वैल्यू मैंने 1 ले ली, इसको यहां डाल दो तो ये देखना बच्चों ये क्या हो जाएगा, 0। और ये हो गया कॉस इनवर्स 1, ये 0 हो गया। ये कॉस इनवर्स 1 0 होता है, अल्टीमेटली 0। तो इसका आंसर फाइनल देखिए दोनों से 0 आ रहा है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इसको हमने ऐसे डिजाइन दिया क्वेश्चन को। और दिस इज रियली वेरी लवली क्वेश्चन और कैन बी डन वेरी इजीली इफ यू आर फोकस्ड बाय ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शंस की क्या क्या रूल हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। अगर इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़े हैं तो क्वेश्चन आपकी गिरफ्त में होगा। यू कैन डू इट वेरी इजी। नाउ तो ये हमने बात करी स्टूडेंट्स कंपोजिट फंक्शंस के बारे में। अब मैं चलता हूं आगे की तरफ। पॉइंट नंबर 6 पर बात करूंगा मैं बच्चों। पॉइंट नंबर 6, रेंज निकालने का पॉइंट नंबर 6 आई एम रेडी टू डिस्कस। पॉइंट नंबर 6 जरा देखना, रेंज जो होती है बच्चों AM ग्रेटर देन GM से भी निकाली जाती है क्वेश्चंस की। ध्यान से समझिएगा आप, यानी अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, इससे भी रेंज निकलती है। और ये फंडा हमने 11th क्लास की सीक्वेंस एंड सीरीज वाले टॉपिक में इंटरेक्ट किया है। कैसे देखिएगा, अगर मैं दो टर्म्स की बात करूं तो देखना अर्थमेटिक मीन ये हो गया और ज्योमेट्रिक मीन ये हो गया। एक शर्त होती है कि इसमें जो नंबर पार्टिसिपेट करते हैं वो पॉजिटिव के होना जरूरी होता है। अगर बच्चों 3 नंबर के बारे में बात करना चाहते हो, 3 के बारे में, तो देखना इनका अर्थमेटिक मीन ये हो गया और इनका ज्योमेट्रिक मीन ये हो गया।
तो मेन बात क्या रही कि इसमें जो नंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दो जो ऑल शुड बी ऑफ पॉजिटिव साइन, उनको प्लस में होना होगा, तभी एएमजीएम का फंडा काम करता है। आगे चलता हूं बच्चों, इसमें कुछ क्वेश्चन कैसे जरा देखो। क्वेश्चन कहता है फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाई मॉडुलस साइन x प्लस 1 बाई मॉडुलस कॉस x। इसकी रेंज बताइए। क्वेश्चन ऐसे है बच्चों आपके सामने। तो देखना, मैं एक बात समझ पा रहा हूं कि ये जो दोनों नंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये दोनों पॉजिटिव के हैं, तो मैं यहां एएमजीएम का फंडा मजे से लगा सकता हूं। तो देखिएगा, लगाता हूं। एएम की वैल्यू जीएम से बड़ी होती है, का मतलब इन दोनों नंबर्स का अर्थमेटिक मीन निकाल रहा हूं मैं, बड़ा होता है इन दोनों के ज्योमेट्रिक मीन से। ऐसे इस 2 को उधर मैंने मल्टीप्लाई में ले चला, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये क्या बन गया, ये देखना, इन दोनों को एक ही मॉड में डाल दिया मैंने, ऐसे कर दिया। इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड लगा दो, तो देखना बच्चों इसका मिजाज कैसा तैयार हो गया आपके लिए। 2 अपॉन साइन 2x पावर 1/2, ऐसे हो। आगे संभालेंगे अभी बच्चों, इसको देखिएगा। का मतलब बना 1 अपॉन साइन प्लस 1 अपॉन मॉडुलस कॉस। इसकी वैल्यू, इस √2 को बाहर कर दीजिए तो ये 2√2 हो गया। और साइन 2x को अगर हम उल्टा करेंगे कभी तो कॉसेक 2x बनेगा, और इस पर पावर 1/2, ऐसे बन गया। अब गौर से देखना बच्चों, कॉसेक की जो वैल्यू होती है वो -1 से या तो आगे जा, -1 से पीछे रहती है या 1 से आगे। तो ये मॉड में है, ये तो हमेशा -1 से पीछे का तो मतलब ही नहीं, तो इसकी वैल्यू कम से कम 1 रहेगी। यानी ये वैल्यू बेटे ऐसे गई, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे। इसका मतलब क्या, ये आंसर। यानी इसका फाइनल आंसर कर दूं मैं लाइक दिस। तो दिस इज द वन एग्जाम्पल। अगर आप इसमें एएमजीएम नहीं भी लगाना चाहें तो भी बात बन सकती है। वो कैसे बच्चों, इसको मॉड साइन एक्स को रूट में साइन स्क्वायर एक्स लिख दो, ऐसे ही मॉड कॉस एक्स को रूट में कॉस स्क्वायर एक्स लिख दो। डिफरेंशिएट कर दो, 0 के बराबर रख दो, उन वैल्यूज को डाल दो इसके अंदर, वहां से भी आपको टारगेट मिलेगा, वहां से भी बात बन जाएगी। बट दिस इज द इजियर वे टू गो। क्वेश्चन नंबर 2, one more problem based upon the same thing। कभी आपसे पूछे क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन 1 + 2 पावर x 1 + 4 पावर x 16 पावर x by 8 पावर x। इसकी रेंज कितनी होगी। तो बच्चों देखना, ये जीएम और एएमजीएम का फंडा बड़ा क्लियर रहता है, और इसमें एक बात हमको समझनी होती है। देखना, मैं इसको अपने सीधे अंदाज में आपको समझा दूं। अगर किसी पॉजिटिव नंबर में उसका रेसिप्रोकल ऐड कर दें तो आंसर हमेशा 2 से बढ़ा जाता है, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है। और अगर ये x नेगेटिव का है तो आंसर -2 से पीछे लौट जाता है। ऐसे है ये। तो अगर किसी नंबर में, पॉजिटिव के नंबर में उसका रेसिप्रोकल ऐड कर दिया तो आंसर 2 से ज़्यादा चला जाता है। यही एएमजीएम होता है। गौर से देखना, इसको मैं एक टेक्निकल तरीके से आपके सामने लाता हूँ। इसको कैसे फास्ट तरीके से हम आपको समझा दें, ये मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ आपको। देखना कैसे चलेगा ये समझना है आपको थोड़ा सा। इसका क्या तरीका रहता है मेन, जो समझने के लिए ज़रूरी है। एएमजीएम वाले फंडा की बात कर रहे हैं आपसे। तो इसमें ये थोड़ा सा हम लिटिल करेक्शन इज नीडेड। इसको ऐसे लिखा, इसको ऐसे,
लाइक दिस। अब बच्चों देखना इस 8 पावर x को मैं कैसे लिख रहा हूं। ये ऐसे हमारे पास क्वेश्चन है, 8 पावर x को 2 की पावर x को इसके साथ लिख दो और 4 की पावर x इसके साथ लिख दो। इसको जब ब्रैकेट के अंदर ले जाता हूं मैं स्टूडेंट देखना, तो ये क्या बन गया, ऐसे बन गया। इसको इसके अंदर ले चलता हूं मैं बच्चों, तो देखना ऐसे बन गया। अब जरा यहां से देखना है आपको, ये नंबर पॉजिटिव है, इन दोनों में AMGM 0 से 1 से 2 से बड़ा होता है, इन दोनों में कंडीशन लगा दूं तो ये 2 से बड़ा हो गया और 1 ये ऐड हो रखा है इसमें, तो ये पहला ब्रैकेट बता रहा है 3 से बड़ा। इधर आइए, ये दोनों पॉजिटिव हैं, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, AMGM लगा देंगे तो आंसर 2 से बड़ा। बच्चों ध्यान देने वाली बात क्या हो गई कि इसका आंसर 6 से लार्जर होगा, ये इसकी रेंज है। तो यहां पर हमने इस तरीके से AMGM का फंडा लगा दिया, तो इसमें बिल्कुल कोई परेशानी नहीं, बड़े मजे से इसको हमने किया। देखना कभी ये बच्चे को सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, उसके तेज दिमाग पर डिपेंड करेगा। कभी क्वेश्चन कहता है फाइंड द रेंज ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। इस फंक्शन की रेंज निकालनी है आपको, क्वेश्चन ऐसे कहता है। बच्चों इसमें एक बात समझने वाली है, पहले तो मैं इसको जो मैंने पहले 5-7 पॉइंट सीखे हुए हैं डोमेन के रेंज निकालने के, इसमें डोमेन रियल है, तो एक तरीका तो ये है, इसको पहले वाले रूल से मैं इसको कैलकुलेट कर देता। वेरी फर्स्ट रूल, fx को बाई लेट कर दो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके x को बाई के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दो, तो दैट रूल विल सर्टेनली वर्क इन योर फेवर। एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका मैं बात कर रहा हूं आपसे, वो देखना क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। इसको देखना मैंने क्या काम करा स्टूडेंट्स, fx इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, नीचे वाले का परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूं। ये क्या हो गया, ऐसे हो गया। इसको x प्लस 1 से मैं डिवाइड लगा दूं तो देखना ऊपर 1 हो गया, और ये क्या बन गया, ऐसे बन गया। अब इसमें एक बात समझनी है बच्चों, इस नीचे वाले को देखो, इसमें अगर मैं AMGM का फंडा लगा दूं तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा नीचे वाले का, तो देखना अगर AM ग्रेटर देन GM होता है, इन दोनों में लगा देता हूं मैं, इस टर्म में और इसमें AM ग्रेटर देन GM वाला फंडा, तो व्हाट डू आई गेट फाइनली, x प्लस 1 4 बाई एक्स प्लस 1 अपॉन 2, इसकी वैल्यू हो गई ऐसे। ये लगा दिया मैंने, AMGM से बड़ा होता है। ये क्या बन गया स्टूडेंट, देखना 2 इंटू ये कैंसिल हो गया पूरा, इससे 4 की पावर हाफ 2 हो गया, तो देखना x प्लस 1 4 बाई एक्स प्लस 1, इसकी वैल्यू 4 से बड़ी हो गई। अब इसका मैं रेसिप्रोकल करता हूं इस पूरे का, तो गौर से देखिएगा, 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस 4 बाई एक्स प्लस 1 की वैल्यू 1 बाई 4 से लेस, और ये कम से कम आंसर 0 देगा, तो यहां से शुरू करना है आपको इसको। यानी इस बात का क्या मतलब है कि इसकी वैल्यू 4 से बड़ी होगी। 4 से बड़ी का क्या मतलब है, इधर 4 और इधर इन्फिनिटी, ऐसे समझो इसको बहुत ही सिंपलिस्टिक अप्रोच में। जब इसका बच्चों में रेसिप्रोकल कर दूंगा तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 इधर आ जाएगा, और 4 का 1/4। तो स्टूडेंट इसकी रेंज देखो क्या बन गई है, 0 से 1/4 विल बी द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन x प्लस 1 प्लस 4 बाई एक्स प्लस 1। इसकी रेंज गई 0 से लेके 1/4। तो ये फंडा आपके सामने डाला गया कि अगर रेंज निकालनी है तो कभी अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन GM होता है, इससे भी रेंज निकलती है। लेकिन ध्यान रखना होगा, प्रीकॉशन एक छोटी सी है कि जो भी आप AMGM का फंडा लगा रहे हैं, उस केस में वो दोनों मेंबर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए। इसलिए ये एक पॉइंट यहां पे ऐसे हुआ। आगे चलता हूं बच्चों, अगले पॉइंट पे काम करेंगे।
पॉइंट नंबर 7, देखना अगर फंक्शन की डिजाइन कुछ ऐसे दी हुई है a sin x प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी टाइप की, ध्यान से समझना बच्चों इसको भी। तो देखना इसमें फंक्शन जो जाता है बेटे वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ऐसे जाता है, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक जाता है। इसका थोड़ा सा प्रूफ हमने ट्रिग्नोमेट्रिक सेक्शन में पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ भी एक बार थोड़ा सा रिकैप करा देना चाहता हूँ जिससे चीज़ें और स्मूथली आपके दिमाग में जाएं। देखना ये फंक्शन हमारे सामने दिया हुआ है a sin x प्लस बी कॉस एक्स। हमने क्या काम करा बच्चों, ये दो फंक्शन दो टर्म्स को एक टर्म में बदलने की कोशिश की। a की जगह मैंने वैल्यू डाल दी r cos a और b की वैल्यू डाल दी r sin a, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया, r की वैल्यू निकाल दी, ऐसे होगी। इन वैल्यूज को मैंने ऊपर फंक्शन में डाला, a की जगह r cos a डाल दिया, r cos a sin x, b की वैल्यू r sin a डाल दी, r sin a cos x, r कॉमन कर दिया, बच गया sin x cos a, cos x sin a। बच्चों अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो लिखा हुआ है वो sin a प्लस एक्स का फॉर्मूला लिखा हुआ है। sin a cos b cos a sin b इज द फॉर्मूला फॉर sin a प्लस b। एक बात हमें पता है कि sin और cos में वैल्यू -1 से बन जाती हैं, तो sin x प्लस a की वैल्यू 1 से लेस -1 से बड़ी हो गई, r से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो देखना बच्चों ये ऐसे हो गया, ये फंक्शन की वैल्यू हो गई, r की वैल्यू डाल दो जो आपने पहले निकाली हुई है, तो इस तरीके से a sin x प्लस b cos x की हम रेंज निकालते हैं। एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूँ, सिंपल एग्जाम्पल कभी हम ले सकते हैं। सवाल कहता है फाइंड द रेंज, कभी क्वेश्चन कहता है इसकी रेंज बताइए 7 sin x 24 cos x। तो गौर से देखना बच्चों इसकी रेंज कितनी हो गई, -a² 49 प्लस b² 24 का स्क्वायर 576, 49 576, ये कितना हो गया f(x) की वैल्यू, ये कितना हुआ आपका। तो गौर से देखना स्टूडेंट इसकी रेंज गई -25 से 25, दिस इज द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। अब इसमें ये तो बहुत ही सिंपल बात कहें का मतलब क्वेश्चन इज डायरेक्टली बेस्ड अपॉन द रिजल्ट। कभी कभी एंट्रेंस में जो क्वेश्चन आता है वो सीधा नहीं होता, उसमें आपको अपनी कलाकारी दिखाने की जरूरत पड़ेगी। वो कैसे, अभी क्वेश्चन लिखें थोड़ा सा एंट्रेंस लेवल का। अच्छा, क्वेश्चन सेज find the range of f(x) is equal to log base root 5 अंडर रूट 2 sin x माइनस cos x प्लस 3। इसकी रेंज बताइए कितनी होगी। क्वेश्चन लाइक दिस, ऐसे करके बच्चों क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखना कैसे चलेंगे हम स्टूडेंट्स इसमें। सबसे पहले ये सच में बोलूं तो इसको ये एक कंपोजिट फंक्शन की शक्ल ले रहा है। पहले इसकी रेंज निकालनी होगी, उसमें रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 3 ऐड कर दो, फिर लॉग उसके आगे लगा दो। तो देखिएगा sin x माइनस कॉस एक्स की वैल्यू चली गई अंडर रूट a² प्लस b², माइनस दिस का मतलब हुआ sin माइनस कॉस एक्स की वैल्यू चली गई ऐसे। इसमें रूट 2 से इनटू करने के लिए ऊपर से इशारा हो रहा है, तो देखना मैंने रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, तो ऐसे हो गया। इसमें 3 प्लस कर दो, तो देखना मैंने इसके अंदर 3 प्लस कर दिया, तो ये ऐसे हो गया। इसके आगे ये लॉग फंक्शन लगा दो, इसका बेस 1 से बड़ा है, ये इंक्रीजिंग नेचर का है, तो इस फंक्शन के आगे लगाऊंगा तो इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं आएगा। तो गौर से देखना बच्चों, ऐसे
√2 साइन माइनस कॉस +3, इसकी वैल्यू हो गई, यहाँ भी लगाना पड़ेगा आपको बेस में √5 और इधर भी लगाना पड़ेगा आपको बेस में √5। ये 0 हो गया, ये वैल्यू फंक्शन हो गई। इधर आ जाओ, थोड़ा इसको सॉल्व कर लो। √5 का मतलब ये हो, पावर अपॉन पावर बाहर निकल आती है, लॉग की प्रॉपर्टी है। तो बच्चों देखना इसका आंसर क्या हो गया 2, और बाकी अब पीछे रह गया log 5, ये 1 हो गया। कुल मिला के आंसर में लिख दूं, इसका आंसर 0 to 2। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का रेंज निकाला। तो इसमें देखें ट्रिग्नोमेट्री पार्टिसिपेट कर रही है, लॉग फंक्शन पार्टिसिपेट कर रहा है, और फंक्शन जो यहाँ हमारे सामने ओवरऑल वो कंपोजिट फंक्शन है। इस तरीके से इसको निकाला। नाउ नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, अगले पॉइंट पे विचार करते हैं। तो ये पॉइंट्स जो मैं सिखा रहा हूँ आज की क्लास में, आपको रेंज निकालने वाले सिखा रहा हूँ कि डिफरेंट सिचुएशंस में हम लोग रेंज कैसे निकालते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 8, देखना कभी फंक्शन ऐसी मॉडुलस कंडीशंस में लिखा हो, mod x - a mod x - b प्लस mod x - c, इस केस में रेंज निकालो। अक्सर क्वेश्चन एग्जाम्स का पार्ट बनता रहा है अभी तक। तो देखना इसको कैसे निकालते हैं हम। इसका सिंपल सा मतलब आप ध्यान रखें कि इसकी रेंज जो जाएगी, इसकी रेंज जो जाएगी वो f ऑफ b से लेके इन्फिनिटी तक जाएगी। यानी फंक्शन के अंदर ये बीच वाला पॉइंट डाल दो। बात को एक एग्जांपल से आपके सामने लाता हूं। क्वेश्चन कभी कहता है फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस x - 1 मॉडुलस x - 2 मॉडुलस x - 3। तो बच्चों देखना सॉल्यूशन बड़े मजे से मैं लिख दूंगा। इसका रेंज इसकी f2 से लेके इन्फिनिटी तक गई। ऐसे x की वैल्यू 2 डाल देता हूं इसमें, तो आंसर देखिए क्या आ जाएगा 2 - 1 का मॉडुलस 0, 2 - 3 से इन्फिनिटी का मतलब ये हो गया 1, इधर 1, 2 to इन्फिनिटी, ये इसकी रेंज हो गई। तो ऐसे इसको आंसर दिया जाए। इसमें एक चीज और देखना बच्चों, अगर कभी ऐसी फॉर्म होती है, सपोज ये तो 3 टर्म लिखी हुई, अगर कभी मॉडुलस के अंदर 4 टर्म लिखी हुई हैं, 4 लिख दी मैंने, x - a प्लस x - b प्लस x - c प्लस x - d, उस केस में बच्चों इसकी जो रेंज जाएगी, ये बीच वाली दोनों टर्म्स का अर्थमेटिक मीन निकाल लो और उसे फंक्शन के अंदर डाल दो। ऐसे जाएगी इसकी रेंज। ये देखिएगा कैसे, एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज क्वेश्चन कहता है फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन mod x - 1 x - 2 x - 3 x - 4। तो गौर से देखना बच्चों, ये 2 और 3, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी रेंज इसकी क्या चल पड़ेगी, f ऑफ 2 + 3/2 से लेके इन्फिनिटी तक का मतलब इसकी रेंज चली गई f 5/2 से लेके इन्फिनिटी तक। अब 5/2, इसमें x की वैल्यू डाल देते हैं हम, इसमें x की जगह 5/2। तो देखना आंसर क्या आ जाएगा आपका, इधर डालिए 5/2 - 1 3/2 हो गया, 5/2 - 2 1/2 हो गया, इधर 1/2 हो गया, इधर क्या हुआ, इधर 3/2 हो गया, से लेके इन्फिनिटी तक। ऐड करो इसको, ये 2 हो गया, 3 से लेके इन्फिनिटी आंसर आ गया इसका, 3 से लेके इन्फिनिटी तक। तो इस तरीके से इसकी रेंज हम लोगों ने तैयार की। तो ये मॉड के स्पेशल केसेज हैं और आपकी बड़ी हेल्प होगी
अगर आप थोड़ा सा इन चीज़ों को दिमाग में सजे हुए रहते हैं और ज़रूरत आने पे इनका यूज करते हैं। नाउ पॉइंट नंबर नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 9, देखना कभी रेंज ऐसे फंक्शंस की निकालनी हो, आप कभी ऐसे फंक्शंस की रेंज निकालना चाहते हैं, साइन की पावर 2nx, कॉस की पावर 2nx और n नेचुरल नंबर है यहाँ पे, ऐसे फंक्शंस की रेंज कैसे निकाली जाएगी? तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री के केस में अगर आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो उस मोमेंट पे जब आप सामना कर रहे हैं प्रॉब्लम का, तो एक मेथड तो आपके दिमाग में यूजुअली रहता है, वो है मैक्सिमा और मिनिमा वाला। यानी उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, आप 0 के इक्वल रख दो और इक्वल रखने के बाद कुछ वैल्यूज निकल के आती हैं, उन वैल्यूज को फंक्शन में ले जाके डाल दो, तो वहाँ से आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज का तजुर्बा हो जाता है और वहाँ से रेंज निकल आती है। लेकिन उस मेथड को मैं डिस्कस नहीं करूँगा, मैं कुछ नई बात बताना चाहता हूँ। और नई बात कुछ ऐसे, इसकी एक ट्रिक ध्यान रखेंगे, इसकी रेंज निकालनी है तो आंसर हमेशा 2 की पावर n-1 से 1 आएगा। ये शॉर्ट ट्रिक हो गई, जल्दी से आंसर दे सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाए, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x। अगर बच्चों में इसको कंपेयर करता हूं तो जरा देखना, 2n की वैल्यू 4 लिखी हुई है, 2n की वैल्यू 4 तो n की वैल्यू 2 लिखी हुई है। इस n की वैल्यू को अगर मैं यहां यूज कर लेता हूं तो देखना रेंज क्या निकल आई, 1/2 की पावर 2 माइनस 1 to 1। ये क्या बन गया आपका 1/2 से 1। इस तरीके से रेंज इसकी बड़े मजे से निकाली जा सकती, विदाउट एनी हिंड्रेंस इसको कैलकुलेट कर सकते। और एक एग्जांपल देखिए आप, कभी क्वेश्चन कहता है इसकी रेंज निकालिए, साइन पावर 100x कॉस पावर 100x। तो बच्चों देखना यहाँ 2n की जगह क्या लिखा हुआ है 100, n की वैल्यू कितनी गई 50। रेंज का क्या फार्मूला है आपका 1/2 की पावर n-1 to 1। n की वैल्यू 50 डाल दो तो 50 - 1 2 की पावर 49 to 1। ये इसकी रेंज निकल आई। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं कि अगर बच्चे के पास हैं और उसने रिवीजन में लिया हुआ है चीज़ों को, तो वो बड़े मज़े से इसमें अप्लाई कर सकते। अगर कभी क्वेश्चन की डिजाइन ऐसे होती है, इसका दूसरा पार्ट बता रहा हूं, ये तो ऑड पावर लगी हुई है, ऑड। देखना कभी ऑड पावर लगी हुई हो, 2n + 1 × x प्लस cos 2n + 1 × x। n यहाँ पे नेचुरल नंबर है। स्टूडेंट्स आपको कुछ भी नहीं करना है, इसकी रेंज -1 से 1 होती है हमेशा, ऑलवेज रेंज विल बी -1 to 1। जब भी ऑड पावर लगी हुई है तो आपको कुछ भी सोच विचार नहीं करना है, एक ऑप्शन -1 से 1 वाला लिखा हुआ है, आप उसमें आंसर लगाएं और यू विल बी अवॉर्डेड, काम खत्म। इस तरीके से हम इसमें चल सकते हैं कि एग्जाम्पल देखिए आप इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, कैसे इसको दिखा पाएंगे। देखना कभी क्वेश्चन ऐसे सामने आए, क्वेश्चन कहता है फाइंड द रेंज ऑफ f(x) इज इक्वल टू साइन की पावर 99x प्लस कॉस की पावर 99x। गौर से देख पा रहे होंगे स्टूडेंट, ये पावर ऑड लगी हुई है, 99 ऑड होता है। तो मेरे को जब पता लग गया कि मेरा इस फॉर्मेट को मैच कर रहा है क्वेश्चन, तो इसका सीधे आंसर कर दूंगा मैं। तो रेंज गई इसकी -1 to 1। इस तरीके से क्वेश्चन को मजे से निकाला जा सकता, कोई टेंशन नहीं।
अगर इवन पावर लगी हुई है साइन और कॉस पे तो फॉर्मूला दिमाग में रखेंगे 1/2n-1 और अगर ऑड पावर लगी हुई है तो हर केस में आंसर -1 से 1। और स्टूडेंट इसका लास्ट सेक्शन समझा के इस रेंज के सेक्शन को यहां मैं खत्म करूंगा। दिस इज द लास्ट सेक्शन, पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10, देखना कभी फंक्शन ए और बी के बीच में फंसा हुआ है तो कभी इसका उल्टा करेंगे तो ये रेंज इसकी 1/b से 1/a चली जाएगी, लेकिन शर्त है यहां पे a एंड b आर ऑफ सेम साइन, a एंड b आर ऑफ सेम साइन। और अगर कभी ऐसा होता है कि a एंड b आर ऑफ डिफरेंट साइन, अलग अलग हैं ये, उस केस में क्या होगा सुनना जरा। f(x) की जो वैल्यू है वो बिलोंग करेगी -∞ से -1/a यूनियन 1/b से इन्फिनिटी, ऐसे जाएगा आंसर इसका। कैसे इसको प्रैक्टिकली कैसे यूज में लाएंगे जरा देखें। कभी आपके सामने फंक्शन बोल रहा है 2 to 3 के बीच, कभी आप इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो ए और बी दोनों से साइन सेम है, लाइक दिस, ये इसका आंसर आ गया। देखना बच्चों, अगर क्वेश्चन का इस तरह का डिजाइन है, इस तरह का फ्रेम है, क्वेश्चन कहता है फाइंड द रेंज ऑफ f(x) लाई कर रहा है -2 से 3 के बीच, फाइंड द रेंज ऑफ 1/f(x). अगर f(x) की वैल्यू -2 से 3 के बीच में लाई कर रही, तो देखना, एक तो आपका फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन ये बता रहा है कि यहाँ पर a और b दोनों अपोजिट साइन के हैं बच्चों। तो इसका आंसर मैं लिखता हूँ, कैसे जाएगा इसका आंसर। 1/f(x) की वैल्यू बिलोंग करेगी, इसका उल्टा कर दो, वहां से पीछे की तरफ जाएगी। पहले नंबर का रेसिप्रोकल कर दो यूनियन, दूसरे नंबर का रेसिप्रोकल कर दो, वहां से इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। तो दीज आर द सम बेसिक्स ऑफ रेंज। तो स्टूडेंट्स, हमने ये रेंज को आपको इस तरीके से आपके सामने लाए हैं और इसमें सारे 10 पॉइंट आपके सामने करे गए हैं, लेकिन ज़रूरत होती है कि थोड़ा सा उनको मेमोराइज करने की, उनको दिमाग में रखने की। क्योंकि एक चीज़ थोड़ी सी मैं बता दूं कि किसी ने पूछा एक क्वेश्चन छोटा सा, एक बच्चे ने अपने एक टीचर से पूछा कि मैडम रोटी कैसे जल जाती है, रोटी क्यों जली। क्वेश्चन एग्जैक्टली बच्चे का ये था। तो टीचर को समझ में नहीं आया कि ये क्या कहना चाहता है, तो वो उसका कोई आंसर नहीं दे पाई। फिर बच्चे ने पूछा मैम विद्या क्यों घटी, ज्ञान कम कैसे हो जाता है। तो दोनों सवालों का जवाब टीचर के पास नहीं था। कौन सा, कि रोटी क्यों जली और विद्या क्यों घटी। सच में दोनों का एक ही आंसर है। वो बच्चे को ही पता था, तो उसने टीचर को बोला कि मैम इसका आंसर ये है कि क्योंकि फेरा न था। फेरा कहते हैं रिवाइज करने को। अगर चूड़े पर रोटी डालने के बाद चिमटे से आगे पीछे हिलाई नहीं तो रोटी जल जाएगी। इसलिए रोटी जल गई कि एक जगह डाल दी, फिर उसे फेरा नहीं गया। ज्ञान कम कैसे हो जाता है कि कोई चीज़ पढ़ ली और पढ़ने के बाद वो फेरी नहीं गई, रिवाइज नहीं किया गया, उसको टाइमली रिवीजन नहीं दिया गया, तो ज्ञान कम हो जाता है, विद्या घट जाती है। तो ये बच्चों, ये बहुत चीज़ ज़रूरी है। और इसका दूसरा एग्जाम्पल भी आपके सामने महाभारत से हो सकता है। बड़े सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट ये क्लू बहुत है, बहुत ज़्यादा बड़ा है जो सीखने वाला है कि चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज करिएगा।
दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।